अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज, सिटिंग इन फॉर आरफा नूर। मैं हूं नादिया नकी आपके साथ। और इस पूरे आपने देखा कि ईद की छुट्टियों में जो खबरें सामने आई वो बिल आखिर जितनी कोशिशें मौजूदा हुकूमत कर रही थी IMF के साथ एक डील हो जाए, वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट बिल आखिर हो गई, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। और उन्होंने आज भी ये कहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि हमें किसी अगले प्रोग्राम में ना जाना पड़े IMF की तरफ। बहरहाल IMF की जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुई है $3 अरब की, इसके साथ साथ आपने देखा कि जैसे ही इस एग्रीमेंट के हवाले से अनाउंसमेंट हुई है तो आज मार्केट्स ने एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्ट ज़रूर किया है। और यही होता है कि जब आप IMF के साथ डील में जाते हैं तो जो दीगर फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो दीगर आपके डोनर्स होते हैं वो भी फिर उनके अंदर भी वो ट्रस्ट डेवलप होता है और इस तरह से आपको जहाँ जहाँ से पैसे मिलने होते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन अलबत्ता बड़ा सवाल ये है कि ये 9 माह की स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुई है, इसके बाद तमाम तर माहिर माशियात ये कहते हैं कि हमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा और इसके लिए पाकिस्तान को पहले से तैयारी पकड़नी पड़ेगी। अब ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, हमने देखा कि वफाकी बजट जिस दिन पास हो रहा था उस दिन 215 अरब के नए टैक्सेस लगाए गए। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद ये बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो अप टू 55 रुपीज़ पर लीटर ले जाई जा सकती है, जो कि इसाक डार साहब ने ये कहा था कि वो स्टैगर करके करेंगे तो एवरेज पे 55 रुपीज़ पर लीटर जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब बिजली और गैस के निर्ख जो हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे और कुछ कहा जा रहा है कि शायद मजीद टैक्सेस भी लगाए जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी शिकायत इस मौजूदा हुकूमत से है कि आपने IMF के साथ एग्रीमेंट ज़रूर हो गई, लेकिन जो टैक्स की मद में या टैक्स नेट को बढ़ाने की बात होती है वो इस मरतबा भी नहीं हुई। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर ही टैक्स लगाया गया है, सुपर टैक्स भी उन्हीं के ऊपर लगाया गया है, यानी आपने टैक्स नेट को मजीद वसी नहीं किया। और वो लोग जो कि स्कॉट फ्री घूमते हैं, यानी जो टैक्स नहीं देते या जिन सेक्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, वो पॉलिटिकल कैपिटल हर हुकूमत सेव करती नजर आती है। बाजारों के हवाले से भी कहा गया कि आज 8 बजे बाजार जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि IMF के मुताबिक जाहिर है कि आपने अपने एनर्जी रिफॉर्म्स भी या इस्लाहात जिन्हें कहते हैं वो भी करने हैं। क्या मौजूदा हुकूमत इन 9 माह में कर पाएगी? क्योंकि एक सहाफ़ी ने सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये किया था कि जो पहले ही इतनी महंगाई है और हमारे यहाँ मगरिब इतने बजे हो जाती है तो क्या हम बाज़ारों को देर तक नहीं खोल सकते? तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी 8 बजे ही बाजार बंद किए जाएंगे। बहरहाल ये जो एग्रीमेंट हुई है इससे जो पाकिस्तानी अवाम है इनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा या फिर सिर्फ जो सबसे बड़ी चीज़ अवर्ट हुई है वो है वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, जो कि बार बार माहिर माशियात ये कहते थे कि पाकिस्तान वो स्लोली इंचिंग टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट, जिसको यकसर मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने भी हमेशा अवर्ट किया और कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के लिए नहीं बना। बहरहाल आज इसी हवाले से बात करते हैं। और फिर जो सियासी सरगर्मियाँ भी रहीं, यानी दुबई में नवाब की प्रेजेंस, उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ वहाँ पर कई मुलाकातें भी हुई हैं, दीगर सियासी मुलाकातें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि उनकी वापसी के हवाले से मीटिंग्स भी हो रही हैं और इस पर भी बात हो रही है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ है सेनेटर हुमायूं मोमिन पाकिस्तान साहब से, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थैंक यू सो मच। राना साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। राना साहब, IMF के साथ एग्रीमेंट तो हो गई, लेकिन आज भी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने जिनका जिक्र किया, चीन का तो जिक्र किया ही, लेकिन सऊदी अरब का जिक्र किया और साथ में उन्होंने UAE का जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि सिपह सलार की जो काविशें हैं उनको उन्होंने सराहा। तो अब की हुकूमत में और पिछली हुकूमत में क्या फ़र्क हुआ? वहाँ भी उस वक्त के सिपह सलार काम किया करते थे और आज इस वक्त के? देखिए, आपका जो सवाल है, मुश्किल हालात जब इस मुल्क में हों तो हमें हर उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए है जो मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाल सकता है। और बिल्कुल एक हमारी क्रेडिबिलिटी है मिलिट्री की, खास करके उनकी जो है डिफेंस, और अगर वो सोर्स इस्तेमाल किया गया मुल्क को मसले से निकालने के लिए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड जब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो शायद ऐसी ज़रूरत ना भी पड़े, और अगर पड़ भी जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जिसके ऊपर हम कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका है और सब अगर उसके अंदर अपना इनपुट देते हैं, एक्सटर्नल, खासतौर पे जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हमें अभी भी दरपेश हैं उनको हल करने के लिए,
तो कोई इसमें मैं समझता हूँ कबाहत नहीं है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखें, अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है ये IMF का SPA होना। और अवाम को क्या मिलेगा? देखें, मुल्क में अगर एंग्जाइटी जो थी, जो ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटी, ओवरऑल एक नेगेटिव स्पेकुलेशन थी डिफॉल्ट की, वो अगर पॉजिटिव में तब्दील हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, तो उससे आपकी तजारत बेहतर हो जाती है विद इन योर कंट्री, उससे बिजनेस बेहतर हो जाता है, माहौल बेहतर हो जाता है। जो लोग डॉलर होल्डिंग कर रहे थे, कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो रुक जाता है। और एकदम से, क्योंकि हमारी मुल्क में बदकिस्मती से जो ब्लैक इकोनॉमी है उसका हुजम काफी बड़ा है, तो वहां से अगर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव आ जाए तो उसका बड़ा मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आज हमने देखा मुख्तलिफ शक्ल के अंदर। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव मैं समझता हूँ खबर है, और इसका इम्पैक्ट आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। अच्छा, चलिए, ये तो आपने पॉजिटिव, जाहिर है पॉजिटिव खबरों से ही हमने आगाज़ भी किया था, अच्छी बात है। लेकिन उमूमी तौर पर जब हम IMF के साथ जा रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान 23वें प्रोग्राम में गया है, जिसके लिए सेनेटर साहब आप इस पर अगर कमेंट करना चाहेंगे कि बार बार जितनी भी तवातुर से हुकूमत आती है, चाहे वो आप लोगों की जब आई थी तब भी, या इस वक्त जो PDM की हुकूमत है, या इससे पहले की हुकूमतें थी, हमने पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके लिए हमेशा हम सुनते हैं कि वी नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हमें टैक्स नेट को बढ़ाना है, हमें उन सेक्टर्स को टैक्स में लेकर आना है जिनको हमने कभी भी टैक्स में नहीं लेकर आए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हर सियासी जमात शाय अवे करती है और अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इस मईशत पर फोकियत देती है। क्या हम इसी तरह से आगे बढ़ सकेंगे सेनेटर साहब? देखिए, इस तरह है कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक इमिनेंट ख़तरा था ऑफ डिफ़ॉल्ट का, वो किसी हद तक कम हुआ है। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि सवाल ये है कि आगे क्या हो रहा है। Right. आपकी जितनी भी ये स्पाइक्स अच्छी बुरी हर जगह आती है। इन्होंने कहा है कि दिस इज़ दी बेस्ट के 5 घंटों के लिए बंद भी करना पड़ा या जो भी करना पड़ा। देखिए, ब्लूमबर्ग ने 2022 में कहा था कि पाकिस्तान ने एक साल में 46% जो स्टॉक एक्सचेंज ने वो गेन किया एक साल में, विच हैज़ बीन द बिगेस्ट एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखना होता है, आपने वन डे की स्पाइक ऊपर नीचे को नहीं देखना होता है। लेकिन अच्छी बात है, आई एम हैप्पी कि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, इतनी सब चीज़ों के बावजूद कुछ चीज़ अच्छी सुनने को भी आई है। ठीक है, अब अल्लाह करे कि ये चीज़ें ना हो कि आप लोग अपने घर वालों को लेकर। देखिए, सबसे बड़ा अफसोस पाकिस्तान का ये है कि अब आसिफा भुट्टो जो है ना, वो बैठी हुई है बगैर किसी उसके, वो बैठी हुई है एक ऑफिशियल मीटिंग में। अब दूसरे अफसोस की बात ये कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो डिस्कशंस कहाँ हो रही है, या लंदन में या दुबई में या अमेरिका में या पता नहीं किस जगह में, मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में नहीं है। ये मतलब ये ऐसी बातें हैं कि जिससे दिल दुखता है, जिससे हम कहते हैं। फिर आपने बात बड़ी सही की, पाकिस्तान के, देखिए, IMF पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं चाहता। IMF बेसिकली कहता क्या है? IMF कहता है अपने खर्चे कम करो और अपनी इनकम बढ़ाओ। इनकम बढ़ाने के 2 तरीके, आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो। एक्सपोर्ट का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया, कोई 22-23% एक्सपोर्ट आपकी माइनस में चली गई है। ठीक है, खत्म हो गई है। अच्छा, आपके जो जितने ज्यादा चीजें हो रही थी उन सब चीजों में एक बहुत बड़े लोग यहां से बाहर भी चले गए। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी जब इनकम बढ़ा सकते हो एक्सपोर्ट के अलावा, वो ये कि अपना टैक्स नेट बढ़ा सकते हो। इन्होंने पिछले 1 साल में कोई टैक्स नेट नहीं बढ़ाया। ठीक है, अच्छा, चौथी बात यह कि वो कहते हैं कि जो नॉन ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको टैक्स नेट के अंदर लाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, इन लोगों ने जो रिटेल के जो वो है, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स GDP वो 20% है, लेकिन इन्होंने रिटेल के ऊपर लेस देन 1% उनकी कंट्रीब्यूशन है इन टैक्स पे, तो ये उनके ऊपर नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर हमने ये देखा हुआ है पाकिस्तान को बहुत बड़ी जरूरत है वो लैंड रिफॉर्म्स की है। सेनेटर साहब, आपने रिटेलर्स का जिक्र किया, अगर आपको याद हो कि आपकी हुकूमत भी थी और उस वक्त FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त PTI के चेयरमैन ने उस वक्त मना कर दिया था और वो भी वापस ले लिया गया था। तो रिटेलर्स को तो मैंने कहा ना, सब लोग छोड़ देते हैं, कहते कोई बात नहीं, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं से ले लेते हैं। देखिए
देखिए बात ये है कि हमारे ये एक्चुअली पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में अगर आप देखें जिनको हम कहते हैं कि जो बिजनेस तबका है, वो बेसिकली बिजनेस तबका, आप उसको प्राइवेट सेक्टर को मत समझे। ये चंद एक लोग हैं जो कि बेसिकली ये माफियाज वाले लोग हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते, चाहे वो रियल स्टेट में हो, चाहे वो आपके ये शुगर में हो, चाहे वो आपके रिटेल में हो, चाहे वो आपके किसी भी सेक्टर में हो, आपके ऑयल गैस हो, हर चीज के अंदर वो है। और आपने इनको पकड़ना है, और आपने इनको, और अनफॉर्चुनेटली इनमें से बहुत सारों को बैकिंग भी पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं। अब हमें ओवरऑल पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर ये बेसिक चेंजेस लानी पड़ेंगी। हमें एक और बड़ा सीख जाए, देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या है कि आपके पास मिनिस्ट्रियां बहुत सारी जो है वो 100% प्रोविंसेस में चली गई हैं, लेकिन उनके जो फेडरल वाले हैं ना, उस जगह पे आज भी उसी स्पीड से चल रही है, उसी जो रिडंडेंसीज के बेसिस पे हम लोगों ने जो पैसे बचाने होते हैं वो हम नहीं बचा रहे। अच्छा, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें हुकूमत में हमने देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बात जगहों पे पैसों की जरूरत है, हमें वहां पैसे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज, अगर आप देखें तैमूर झगड़ा की आप ट्वीट देखें, तैमूर झगड़ा ने पीटीआई का आपको एक फ्रेम बताया है कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आज तक जो नहीं हुई, चाहे वो पीटीआई की दौर हुकूमत है, चाहे वो बाकी है। हमारी दौर हुकूमत अगर आप देखें तो हमारी दौर हुकूमत पहले साल छोड़ के, पहले साल में हमारा 3.1 या 3.2 ग्रोथ था, अगले साल अगले 2 सालों में हम 6% को पहुंचे हुए थे, और ये इससे पहले बहुत कम हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में जब ज़ियाउल हक के ज़माने में हुआ है, या फिर उससे पहले अयूब खान के ज़माने में, और या फिर मुशर्रफ के ज़माने में एक दफ़ा हुआ है, वो 7 के ऊपर गए हैं। उसके बाद ये पीटीआई की वाहिद दौर हुकूमत है जिसमें 2 साल कंसेक्टिव आपका 6% के करीब ग्रोथ हुई है। राना एहसान अफजल साहब शुरू होंगे तो वो उन लैंडमाइंस का जिक्र करेंगे जो आप बिछा के गए थे, यानी आईएमएफ की एग्रीमेंट को जो डिसऑनर किया था। आपने तैमूर झगड़ा का जिक्र किया, वो आपको वो खत और वो फोन कॉल, वो जो ऑडियो सर्फेस हुई थी, वो याद दिला देंगे। सो विल कीप ऑन गोइंग इन दैट विशियस सर्कल। आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन, और जिसके ऊपर अब सब बात कर रहे हैं और माहिर माशियात भी इसी के ऊपर बात करते हैं कि जिस तरह से राना साहब एनसीओसी ने अपना किरदार अदा किया, जिस तरह से हमने देखा एक नेशनल एक्शन प्लान बना, उस तरह से मईशत पर मबनी एक ऐसी चीज़ बनानी होगी ताकि तमाम तर जमातें जो हैं वो उस पर कम से कम फोकस्ड रहें, जिसको आप लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, ताकि कोई भी हुकूमत आए वो कम से कम उन चीज़ों को ना छेड़े जिन चीज़ों को सब कहते हैं ऑपोजिशन में जाके कि हम, आप ये टैक्स नहीं करते, आप वो टैक्स नहीं करते। जब आप ऑपोजिशन में थे आप भी ये कहते थे, आज ये हैं तो ये कह रहे हैं। देखें, जो ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये उसी तरह का एक फैसला है कि आप चाहते हैं कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे हो, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से निकलें, इंटर प्रोविंशियल जो रुकावटें पड़ जाती हैं फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान में जो डिलेज होते हैं उनसे निकले। तो इसी तरह का देखें, बट राना साहब दैट इज ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, आई एम टॉकिंग दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं बात कर रही हूं जिसमें आप लोग जैसे मैं भी आपको बता देती हूँ ना, आपने कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगाया रियल एस्टेट के ऊपर, आपने एग्रीकल्चर के ऊपर कभी उस सेक्टर को जो है वो टैक्स नहीं करना चाहते। आपके रिटेलर्स जो है उनके ऊपर अगर एक फिक्स टैक्स 3000 का लग जाए तो ट्वीट आ जाती है जिसे वापस लेना पड़ता है। ये वो चीजें हैं जिसे हमें ओवरकम करना होगा। नहीं, आई एग्री। देखें, मैं समझता हूं कि ये भी पहली दफा हुआ है नादिया के एक गवर्नमेंट जो चंद हफ्तों की मेहमान है वो जाते हुए वो मेजर्स लेती हैं जो पॉपुलर नहीं हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे हम रिफॉर्म्स लेके आए तो ये मुआहदा जो है वो मुमकिन हुआ। आप जो चीजें कह रही हैं, आज कैबिनेट में वजीर आजम ने कहा कि हमें अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार रखना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया इन मिनिस्ट्रीज, ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंदर, तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फौरन हो जाए। और आप ठीक कह रही हैं, देखें आपको एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर भी रिफॉर्म्स लानी होंगी, आपको इनकम साइड के ऊपर भी लानी होंगी। अभी इस साल के अंदर हमने अगर रिटेलर्स पे कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया तो उस पर भरपूर काम हो रहा है कि जो उनके बिजली के टैक्सेस हैं उसकी वो फाइलिंग करें और वो फाइलर्स बने। तो ये इक़दाम इस साल के अंदर लिया जाएगा। बाकी
जो प्रॉपर्टी के अंदर जो पोटेंशियल है उसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। इसी तरह एक बड़ी लेंथी एक्सरसाइज एफपीआर के अंदर हो रही है, जहां हम टैक्स बेस की बात करते हैं कि हमें बढ़ानी चाहिए, वहां अंडर रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स या टैक्स एवेजन एक मैसिव प्रॉब्लम है। टोबैको इंडस्ट्री में 250 अरब का पोटेंशियल है जो आप नहीं ले पाते क्योंकि टैक्स एवेजन है। तो ये सारी चीजों पे ऑलरेडी काम हो रहा है। जनरली स्पीकिंग जो रिफॉर्म्स होती हैं वो इनकमिंग जो हुकूमत होती है उसके पहले साल या पहले 1.5 साल के अंदर लाई जाती हैं। आउटगोइंग हुकूमत जो है वो रिफॉर्म्स नहीं लाती, लेकिन ये पहली मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ट्रांजिशन होगी जिसने एक IMF मुआहदे को रेडी करके तैयार करके SDA साइन हो गया और वो सारे फैसले कर लिए जो मुश्किल थे, 80% रिफॉर्म्स कर ली। तो जो आने वाली हुकूमत होगी अगर तो इस कोलिशन से आई तो इस कोलिशन के अंदर तो सब लोग पहले ही समझते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव बात करते हैं, इस हुकूमत के मुश्किल फैसलों का हिस्सा रहे। तो ये एक अच्छा अंदिया है कि ये अगर इस हुकूमत से, इस कोलिशन से कोई भी गवर्नमेंट आती है आगे तो वो इन चीजों को रियलाइज करती है। और ये जो सेटअप आज जो इकोनॉमिक सेटअप मौजूद है, जो फैसले हो गए, वो आने वाली हुकूमत के लिए वो मुश्किलात नहीं होगी जो हमें ट्रांजिशन के ऊपर मिले। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो राणा साहब, लेकिन आप ये समझते हैं कि इस 9 माह के बाद यानी इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना होगा पाकिस्तान को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा कि जो है अल्लाह करे कि ये जो SPA है ये आखिरी IMF की का वो मुआहदा हो जो आपको रिक्वायर्ड हो। देखें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो हमें चाहिए हैं, जिस तरह मैंने कहा आपको ना सिर्फ आपको वफाक में चाहिए हैं, आपको सूबों में भी चाहिए। सूबों के रेवेन्यूज भी जो हैं वो 20% आप खुद कलेक्ट करते हैं, 80% वफाक से आता है, ये 30, 35, 40% पे जाने चाहिए। बहुत पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर के इनकम पे बड़ा पोटेंशियल है, फिर आपके पास वहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स पे बड़ा पोटेंशियल है, और बड़े आपके पास एरियाज हैं जहाँ आपने डिवॉल्व करने हैं, वहाँ भी इदारे। तो ये सब कुछ होगा। और अगर ये ना हुआ आने वाली पहले साल के अंदर, तो मैं समझता हूँ वो विंडो अगर आपने देखना है तो जो पहला साल है किसी जो अगली हुकूमत का, वो क्या करती है, क्या रिफॉर्म्स, तो हमारा पार्टी विद इन आवर पार्टी ये वर्किंग जारी है कि सूबाई लेवल पे और वफाकी लेवल पे अगर हम आते हैं तो हमें एक मैसिव रिफॉर्म्स के साथ जाना है। तब फिर देखा जाएगा इस 9 माह के बाद ये जो SPA है कि आपको एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की जरूरत है नहीं है। अगर बिल्कुल जरूरत हुई तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम पहले ही प्रो रिफॉर्म्स हैं, हम समझते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। और आपने देखा कि अभी भी आपकी ये जो सर्कुलर डेट का इशू था, हमने इसको फिस्कलाइज कर लिया है। फिस्कलाइज का मतलब ये है कि अब ये दिस विल बी पार्ट ऑफ योर बजट। तो जो सब्सिडीज हैं वो बजटेड हैं, तो और वो आप वहां पार्क नहीं करने जा रहे। तो ये बड़ी मैसिव रिफॉर्म है। अच्छा। आप रीबेसिंग करने जा रहे हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, गैस सेक्टर के अंदर। आप पहले ये पॉलिटिकल फैसले होते थे, पॉलिटिकल फैसले ये होते थे कि प्राइस बढ़ गई है और आपको जो है वो रिकमेंडेशन है ओगरा से, नेपरा से कि आप प्राइसेस बढ़ाएं, और आप सियासी वजूहात की वजह से नहीं बढ़ाते। तो हमें इन सारी चीजों से, देखें इशू क्या, आज अगर ये ना होता मुआहदा जो SPA है तो उसका फॉल आउट क्या होता? उसका फॉल आउट यही होता कि आपकी डिवैल्यूएशन होती, क्योंकि आपकी जो डेट पेमेंट्स हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट को आपने फाइनेंस करना है, इस लो लेवल रिजर्व पे आप ना करते तो महंगाई का एक तूफान आता। फिर आप उस जो डिवैल्यूएशन बेस्ड महंगाई होती है उसकी बेसिस पे फिर भी आपको बिजली महंगी करनी थी, फिर भी आपको गैस महंगी करनी थी, फिर भी पेट्रोल महंगा करना था। तो वो अब आपको वो साइड सेव हो गई है। और ये जो आपको रिफॉर्म्स इन सेक्टर्स में करनी है, इसका फायदा अवाम को होगा आगे आने वाले टाइम में। मैं तो देख रहा हूं कि अगर इसी मोड पे हम चलते हैं तो ये आपकी इन्फ्लेशन भी काबू हो जाएगी, और लंबा अरसे में नहीं होगी, ये 4-5 महीने 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। है मुश्किल रास्ता, लेकिन डायरेक्शन अभी ठीक है। नहीं, लेकिन आप 4-5 माह में महंगाई कम करने की कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो आपने बिजली के निर्ख बढ़ाने, गैस के ऊपर निर्ख बढ़ाने, पेट्रोलियम लेवी जो है वो आपने लोगों से लेनी है, तो कैसे महंगाई कम होगी? ये सबका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो है ना? नहीं, देखें, आप ये देखें जो पिछली महंगाई जो अभी हम फेस की है हमने पिछले चंद माह के अंदर, उसका बड़ा पोर्शन रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से है। रुपए की डिवैल्यूएशन जो है वो उसकी वजूहात वो पिछली बाकियात और जो सारे मामला चलते रहे हैं, अब बड़े फिस्कल डेफिसिट्स, अगर आप फिस्कल डिसिप्लिन में जाते हैं, अगर आप अपने रुपए को जो है वो मुस्तहकम कर लेते हैं, अगर आप
अपनी विद इन योर मीन्स आप रहना शुरू करते हैं, तो फिर जहां ये बिजली का इफेक्ट है और वो गैस का इफेक्ट है वो तो आएगा, लेकिन और वो इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना अगर आपके रुपए डिवैल्यूएशन। तो आप इन चीजों को और फिर देखें, फिस्कल डिसिप्लिन जितना आप करेंगे उतना आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से कम फाइनेंसिंग देनी पड़ेगी। तो यही एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो आप चल रहे हैं। और IMF राणा साहब, आप लोग जितनी खुशियां मना रहे हैं, आई होप कि आवाम को अल्टीमेटली जाकर कहीं ना कहीं रिलीफ जो है वो मिले। मुझे एक छोटी सी कतः कलामी के लिए माफी चाहूंगी, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बात सेनेटर साहब ने कही। उन्होंने कहा तमाम तर पाकिस्तान की सियासत के फैसले या लंदन में होते हैं या दुबई में होते हैं। ये किस किस्म की बातें हैं कि पाकिस्तान से दूर ही सारे फैसले किए जा रहे हैं। और बात अगर इलेक्शन की हो तो सडनली अब सबको ECP याद आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा कि इलेक्शन कब होंगे। क्या हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है या फिर इलेक्शन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हल्का बंदियां भी होनी हैं। जाहिर है सेंसस के बाद जो हल्का बंदियां हैं उसमें इलेक्शन कमीशन कितना टाइम रहता है, 6 माह लग सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सोचे बैठी है। राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर हुमायूं मोमिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस सियासत पर बात करते हैं कि सियासत का महवर अब दुबई नज़र आता है। तमाम तर फैसले क्या नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जिस पर सेनेटर मोमिन साहब ने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया था। सेनेटर साहब, क्या समझते हैं आप, क्या ये ऑलरेडी अब तय हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब या PMLN ये समझती है कि बावजूद इसके कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी रियासत पर सियासत को जो है वो रियासत पर फोकियत नहीं दी और कुर्बानी दी है इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ही आप अगला वजीर आज़म बनता देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये लोग कहते हैं ना कि पिछली हुकूमत ने एक लैंड माइन रखा हुआ था और मेनली ये रेफ़र करते हैं वो 10 रुपये और 5 रुपये, 5 रुपये बिजली के और 10 रुपये पेट्रोल के, उसके ऊपर जो बात करते हैं, ठीक है। तो ये आए थे किस लिए? ये आए थे इकोनॉमी बचाने के लिए, और तो इनका कोई काम नहीं था ना। तो ये उस फैसले को पहले कैबिनेट मीटिंग में रिवर्स कर देते, 1 महीना भी ना रहने देते, जून तक ना रहने देते ना। इख्तियार तो इनके पास था, अगर कैबिनेट ने रखा था तो कैबिनेट को उसको चेंज कर सकती है, ये इसमें तो कोई मसला नहीं था। देखिए, बात ये थी उसके बाद हुआ क्या, पिछले 1 साल में क्या हुआ। आपको तकरीबन 11% से आप टू 38% की इन्फ्लेशन पे चले गए। आपकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई 3 सालों में। वो 3 साल जिसमें ब्लूमबर्ग हो जाता है, चाहे वॉल स्ट्रीट होती है, फाइनेंशियल टाइम्स होती है, वर्ल्ड बैंक होता है, IMF होता है, सारे के सारे पाकिस्तान के प्रोग्रेस को सस्टेनेबल और अच्छा कह रहे हैं। इन लोगों ने कहा हमने उससे बेहतर करने, तो बेहतर करके दिखाते ना, लेकिन ये कर नहीं सके। अब इस वक्त क्या है, इस वक्त मुझे खुशी है कि ये एक अच्छा टाइम आया है और हमने कुछ, जब से ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट आई है तब से ये पहली एक अच्छी खबर आई है कि कुछ चीज़ पॉजिटिव है, एंड आई होप इट सस्टेन्स, ठीक है। अब मुझे जो वो है कि मेन मसला ये है कि ये स्टेबिलिटी तब तक रहेगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का हाल ये है कि इस वक्त अगर मार्शल लॉ नहीं है तो पार्शल लॉ जरूर है, ठीक है। इस लिहाज से कि इन लोगों ने कहा हुआ है कि इस वक्त 5000 से 7000 PTI के वर्कर्स जो है ना मुख्तलिफ जेलों में, और तकरीबन 102 या 101 के ऊपर इन लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने उनके ऊपर ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ अब हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि KP में जो भी शख्स अपने घर के ऊपर झंडा लगाता है, पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर देती है। अच्छा, सही। ये वो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है 9th मई से, ये वो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी और चीज से। दे आर सिंपल आइदर सपोर्टर्स, वोटर्स और वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, ठीक है। तो सेनेटर साहब, आप इलेक्शन होता देख रहे हैं? क्योंकि अब तो जब भी सवाल होता है वो कहते हैं ECP अनाउंस करेगा, क्योंकि जाहिर नए कानून के तहत अब इलेक्शन कमीशन ही मजाज है। इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन के नए कानून पुराने कानून को छोड़ें, आप असल चीज होती है आइन होता है। अगर आप आइन हटा दें तो फिर मैं कब डिसाइड करूंगा, जनरल साहब कब डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट साहब कब डिसाइड करेंगे, चेयरमैन सेनेट कब डिसाइड करेगा, फिर आप मुख्तलिफ जगहों पे जाने शुरू हो जाते हैं। ये सारे आइनी इदारे हैं, खाली इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा नहीं है, सारे आइनी इदारे हैं।
हैं, ठीक है? तो फिर आप किस आईनी इदारे की बात कर रहे हैं? जब आप आइन को फॉलो नहीं कर रहे और उसके अंदर लूप होल्स ढूंढ रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, इन लोगों ने इलेक्शन कराना नहीं है, कराना अच्छा। क्यों नहीं है? क्यों? अगर आज ये लोग, जब तक ये चेयरमैन पीटीआई को, ठीक है, जब तक ये उसको डिस्क्वालीफाई ना कर ले और पीटीआई को बैन ना कर ले और या उनको एलिमिनेट ना कर ले, खुदा न खास्ता, ये इलेक्शन नहीं करा सकते। क्यों? इमरान खान वो वाहिद लीडर है, वो वाहिद लीडर है कि इन सब सख्तियों के बावजूद ही हैज रिफ्यूज्ड टू लीव दिस कंट्री। उन्होंने कहा मैं इस मुल्क में रहूंगा, जो करना है कर लो इधर से। और अगर इमरान खान को ये किसी वजह से इन बोगस केसेस के बावजूद, जब इनके हाथ में सब कुछ है, जब इन्होंने पता है कि बोगस केसेस में नॉर्मल जो कोर्ट्स हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे, तो जब मिलिट्री कोर्ट से आप निकलवा भी देंगे उनको और पीटीआई हुई मैदान में, ये जीत के दिखाएं, ये 14 पार्टियां मिलकर जीत के दिखाएं। अच्छा सेनेटर साहब, ये जो चैलेंज है ना आपका, ये जो चैलेंज है आपका, क्योंकि आखिरी 2 मिनट रहते हैं जी, राना साहब, ये तो नजर आ रहा है जो सेनेटर साहब कह रहे हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आप लोग डिस्क्वालीफाई नहीं कर देते या पीटीआई को बैन नहीं कर देते, आप लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे, वरना आपकी जीत जो है वो मुमकिन नहीं, चाहे आप किसी को भी ले आए अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड कराने के लिए। देखिए, पीटीआई को या उसके चेयरमैन को गिरफ्तार या बैन वो इस हुकूमत ने नहीं करना। वो इदारों में उनके जो हैं, जो भी केसेस हैं, वो अदालतों में चलेंगे और जिस तरह की उनकी जो रवैया रहा है उसके मुताबिक वो उनको भुगतना भी चाहिए है। और मैं तो समझता हूँ कि बड़ी रियायत अभी भी उनको जो है वो अदालतों से मिलती भी रही है। सर इलेक्शन बताएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इलेक्शन बताइए। इलेक्शन जो है वो हमारी हुकूमत तो अगस्त के अंदर चले जाएगी और पहले 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है हुकूमत इख्तिताम पजीर हो जाएगी। चंद हफ्तों के हम मेहमान हैं। उसके बाद नए कानून के मुताबिक जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है और आइन आपको बताता है कि आप अगर पहले तहलील हो जाएगी तो 90 डेज और अगर मुकम्मल अपना टेन्योर करती है तो 60 दिनों के सारी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है आपको अब? देखिए, हम लेवल प्लेइंग फील्ड कोई यानी कि जो ज्यादतियां हुई हमारे साथ 2018 में पनामा से इकामा बनाया, किस तरीके से वो किया, वो चीजें आज भी जो केसेस हैं, अभी तक नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म नहीं हुए, वो खत्म होने चाहिए। और फिर मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये एक जो गलती हुई उसकी दुरुस्तगी हो जाएगी और उस दुरुस्तगी के साथ ही हमें इलेक्शन में जाना है। उस दुरुस्तगी के साथ ही इलेक्शन में जाना है। को कह दे कि अपने असासे बता दे कहां से आए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, एक ब्रेक लूंगी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालिया वाकयात हुए हैं उस पर बात करेंगे ताहिर खान साहब से, राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में हाल ही में जो 2 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं जिसने वाकई पूरी कौम को दुख में मुब्तला किया, स्पेशली ईद का जब ये सीज़न हो और ऐसे में दहशतगर्दी के वाक़े हों जिसमें अहलकार हमारे शहीद हो जाएं। जो पहला वाक़या हुआ वो ज़िला शरानी में हुआ, दूसरा वाक़या ज़िला केच का है। इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब से बात करेंगे क्योंकि इस पर कई सवालात उठे। ताहिर साहब, बलूचिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ही वहाँ ऑपरेट करती है, सिविलियन गवर्नमेंट का ज़रा कमी अमल दखल हमेशा नज़र आता है। ऐसे में इन तमाम तर अहलकारों की तैनाती के बाद दहशतगर्दी का जो ये वाक़या या हालिया लहर में कहूँगी बलूचिस्तान में, ये किस बात की निशानदेही कर रहा है? मेरी नज़र में जितनी डिप्लॉयमेंट होगी ज़्यादा, जितने ऑपरेशंस ज़्यादा होंगे तो कैजुअल्टीज बिल्कुल उसमें इम्कान है कि ज़्यादा होंगी। अगर ये कल वाले वाक़े की आप जो बयान आया है ISPR का उसको अगर आप देखें तो यही है कि जो मुसल्लह ग्रुप्स है या जो दहशतगर्द है वो जब जा रहे थे तो उसका रास्ता रोकने के लिए, रास्ता बंद करने के लिए जब वो कर रहे थे तो उस पर हमला हुआ। तो अब ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान में भी एक पॉलिसी अब है कि जाना है उनके पीछे, मुसल्लह ग्रुप्स के पीछे, दहशतगर्दों के पीछे। तो जब आप जाएंगे तो आपको कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, काउंटर अटैक्स भी हो सकता है। और ये जो रास्ते में अभी जो IEDs है
ये एक बहुत बड़ा जंग में ये बहुत बड़ा ख़तरनाक भी है, और ये हर बंदा बना भी सकता है और डिप्लॉय वो प्लांट भी कर सकता है। तो इस वजह से मेरी नज़र में कि जितनी आपके उसमें इजाफा होगा, अच्छा। आपके जिस तरह की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का जब रोज़ाना हम सुनते हैं और हर बयान में इसी का जिक्र होता है, ख्वाह वो बलूचिस्तान में हो या वजीरिस्तान में हो या किसी और कबायली इलाके में, तो जब आप उस बेस पे जाएंगे तो आपका जो दुश्मन है वो भी होशियार है, वो भी तो लिहाजा वो रिएक्ट भी करेगा। लेकिन अब ये चैलेंज तो है, अब इस चैलेंज का मुकाबला कैसे करना है, अपने कैजुअलिटीज को कैसे कम करना है, ये अब एक चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। यकीनन ये चैलेंज जरूर है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑपरेशंस में इजाफा होगा वैसे वैसे ये कैजुअल्टीज भी देखने में आ सकती है। जाहिर है कि वो रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अब इसके पूरा एक जो हम देखें कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर कभी ना कभी सर उठाती है, पहले अफगानिस्तान के हवाले से कहा जाता था कि उनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फॉल ऑफ काबुल के बाद क्या आप समझते हैं कि वो तमाम तर मुहर्रिकात जिसमें रॉ इन्वॉल्व था, जिसमें NDS इन्वॉल्व था, वो सब तो हमने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि फॉल ऑफ काबुल के बाद कम से कम पाकिस्तान अब इन तमाम तर मुश्किलों से जो है वो दो चार नहीं होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो हमने सोचा था वैसे ही हुआ या उसके बरक्स ही होता नजर आ रहा है? कभी कभी ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने लोगों को, आवाम को हक़ाइक़ सही तरीके से नहीं बताते। मुख्तलिफ बयानिए होते हैं जिनकी हकीकत से दूर दूर का वास्ता नहीं होता, बस वो एक मजबूरी होती है। जब आप हक़ाइक़ नहीं बताएंगे तो फिर ये वाली सूरत हाल पैदा होगी जिसके आपने मुझे कहा था। अब देखो ना, TTP का और कलदम TTP का अफ़गान तालिबान का बहुत एक पुराना रिश्ता है। 2007 में TTP बनी तो वो अफ़गान तालिबान के नज़रियात से वो मुतासिर हो के वो तंजीम है, हालांकि पहले से तालिबान मौजूद थे पाकिस्तान में, जगह जगह मौजूद थे। सही। कल अफ़गान तालिबान हमारे तालिबान के मेहमान थे, अब हमारे तालिबान उनके मेहमान। यहाँ एक तब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ तवक्को थी कि बस हुकूमत आ गई तालिबान की तो बस सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अब मैं सुन रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बॉर्डर पे, सरहद पे, आप देखें दिसंबर के बाद सरहद पे कोई हमला नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का ये मुतालबा अफ़गान तालिबान ने मान लिया है कि वो सरहद से TTP के लोगों को थोड़ा सा दूर रखे, और किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो TTP के हमले बहुत ज़्यादा हुए हैं। आज एक ताज़ा रिपोर्ट जो आपने भी पढ़ी होगी तो उसमें तकरीबन उसने तो 79% लिखा है, 79% इजाफा हुआ है 6 महीनों में। इस साल के 6 महीनों में हमलों में खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब का भी उसमें जिक्र है, बलूचिस्तान का भी है, सिंध का भी किसी हद तक है। तो मेरे ख्याल में जो हक़ाइक़ हो वो कौम को बताए जाए, और ये अगर हमारी तवक्को थी कि बस तालिबान आकर के पाकिस्तानी तालिबान, देखो पाकिस्तानी तालिबान जितने जेलों में थे वो रिहा हो गए थे 15 अगस्त 2021 के बाद। सही। ना अब अमरीकी ड्रोन हमला है उनके खिलाफ, ना उनके खिलाफ अशरफ गनी हुकूमत की तरह उनके खिलाफ कोई एक्शन है। अब ये भी एक चैलेंज, उनके पास नेटो का असलहा है, वो रात को भी आपको पुलिस को निशाना बनाते हैं, आपके पास नहीं है। उनकी स्नाइपर सलाहियत भी बढ़ गई है, उनको एक मतलब है कि उनके पास सब कुछ अब आ गया है। अब मैंने किस तरह काउंटर करना है, अब सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, कल रोजाना आप वजीरिस्तान से सुनते हैं, और यही होता है कि जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए आप जाएंगे तो वो पहले से बहुत ज़्यादा होशियार भी है, मुनज़्ज़म भी है, और मुमकिन है उनकी अपने मालूमात का एक निज़ाम भी हो। तो लिहाजा चैलेंजेस वहाँ भी बलूचिस्तान में भी बड़े हैं और यहाँ भी बड़े हैं। अच्छा, तो लेकिन देखिए ताहिर साहब, जो TTP की रीसेटलमेंट हुई वो जितने भी बड़े पैमाने पर हुई हो, और उसके बाद जो कुछ हमने देखा, और आपने 6 माह का जिक्र भी किया है, क्या आप फॉरेन एलिमेंट को इसमें हर चंद जो है वो रद्द करेंगे? क्या ये महज सिर्फ TTP और उनके डिफरेंट स्प्लिंटर ग्रुप्स जो दहशतगर्दों के थे वो रीग्रुप होके पाकिस्तान में पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो करते हैं? देखें ना, ये वाला जो माजी में हम कहा करते थे, ये तो अब हमारे लोग भी नहीं कहते। आपके साथ अगर उनके बयानात देखे तो उसमें वो जिक्र नहीं होता, क्योंकि अब वो अफगानिस्तान का उस तरह जिक्र नहीं करते कि वहाँ पर NDS हो या जिस तरह आपने कहा रॉ या दीगर, लेकिन वो जिक्र पहले बहुत होता था। अब अगर वो नहीं होता तो मुमकिन है हमारे लोगों ने महसूस किया है कि अब इनको TTP का सामना है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अफगान तालिबान TTP को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। ये तो उन पर एक बोझ है
लेकिन अगर आपके पास एक बोझ आता है तो आपने उसको किस तरह टैकल करना है। मैं जब काबुल जाता हूँ, मैं 6 मरतबा तालिबान के बाद गया और मैं तालिबान से वहाँ मिलता हूँ, अफगान तालिबान से, उनके ऑफिसर से। उन पे एक बोझ है, TTP और अलकायदा और उज़्बेकिस्तान इस्लामी मूवमेंट या ATIM चाइनीज़ जो है, या अभी एक नई ताजिकिस्तान का भी एक बन गया है। तो लेकिन अब वो उनके खिलाफ आपके लिए कभी भी एक्शन नहीं लेंगे, ये तो हमें समझना चाहिए। लेकिन अब किस तरीके से हमने अफगान तालिबान को डील करना है, दुश्मन तो नहीं बना सकते उनको। दुश्मन बनाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे होगी, वो तो फिर परवाह नहीं करेंगे आपका। तो हमारे लिए तो चैलेंजेस हैं, और चैलेंज को किस तरह निमटना है, उनको काउंटर कैसा करना है। हाँ, पाकिस्तान की कुछ बातें उन्होंने मानी है, लेकिन अब यहाँ जब हमला होता है वजीरिस्तान में, वो तो फिर मेरे इलाके में हुआ है ना, उन्होंने तो कर लिया। लेकिन हाँ, आना जाना चल रहा है, आना जाना बाढ़ के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं हुआ। आप देखते जब कराची में हमला हुआ तो बाद में वो पुलिस मरकज़ पे, तो जब बाद में बयान आया पुलिस का, कह रहे कि अफगानिस्तान से आया था। तो लोग आएंगे जाएंगे, अब हमने बाढ़ लगा लिया। लेकिन हमारे लिए सवालिया निशान तो है कि कैसे अगर बाढ़ बन भी गया है तो फिर लोग कैसे अफगानिस्तान से आते हैं। जी, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि पहले यही था कि इट्स अ पोरस बॉर्डर, उसके बाद वो पूरी फेंसिंग भी हो गई और उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा हो, तो जाहिर है सवाल तो उठते हैं। जो हालिया बयान था जब नरेंद्र मोदी का विजिट जो था US का, और उसके बाद उन दोनों ने पाकिस्तान की सरजमीन के हवाले से कहा दहशतगर्दी की, तो एक तरफ तो हम खुद चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान की गलती तो कोई ना हुई ना, हम तो खुद फेस करते हैं। लेकिन बार बार ये पाकिस्तान से ही दहशतगर्दी इनमें वो शुरू होती है और क्रॉस बॉर्डर जाती है, तो ये कुछ ज़्यादा ज़्यादती नहीं कर रहा अमेरिका इस वक्त? सवाल आपका बहुत अच्छा है, अहम भी है। यही तो दूसरा इम्तिहान है हमारा, हम दुनिया को क्यों कन्विंस नहीं कर सकते। इस वक्त भी पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो इत्तेहादी है, हम हैं हमारा अब सिर्फ कागज़ों तक रह गया है। देखो ना, अमरीकियों ने हमें इस्तेमाल किया, हर वक्त इस्तेमाल किया, वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हो या उनको हमने 20 साल तक फ्री ये रास्ता दे दिया था कि आपका असलहा आए और आपका असलहा जाए, और जब ये वो अब बयान में जिक्र पाकिस्तान का होता है, जो कि अब उस तरह कश्मीर का भी हम फाल तो नहीं रहे इस तरह। लेकिन ये सवाल है कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी था माजी में, अब क्यों इसी तरह बयान। हाँ, इंडिया का तो चलो एक वो है हमारे पास हमारे साथ, लेकिन अमेरिका और उसका जब बयान आता है मुश्तरका, ये हमारे लिए ये हसास भी है, हमारे अहम भी है कि हम बिल्कुल शिकार हैं, हम दहशतगर्दी के, हम तो अभी भी शिकार हैं। अमेरिका तो महफूज हो गया, अब तो सदर बाइडन ने मान भी लिया कि अलकायदा के खिलाफ अफगान तालिबान के साथ वो कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। तो लिहाजा अब अफगान तालिबान और अमरीकी हुकूमत डायरेक्ट हो गए हैं। जब हमें हमारी ज़रूरत थी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ 3 वज़ीर आज़म थे उस वक्त, 3 मुलाकातें की। अब तो जो बाइडन साहब फ़ोन नहीं करता, ना शहबाज शरीफ को किया, ना साबिक वज़ीर आज़म साहब को किया। तो एक वजह तो है, या तो हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर है, या हमने रोज़ाना ये भीख मांगने का जो तरीका अपनाया है ना कि बस ये जो IMF के पैसों पे वो हम रोज़ाना वो कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये किसी ने तहरीक इंसाफ के बयान में बिल्कुल सही कहा है, ये तो हमें कोई खैरात तो नहीं दिया है ना। किसी ज़माने में आपको याद होगा, अभी सहाफ़ी है, कि कर्जा लेते वक्त हम शर्म महसूस करते थे। अब कर्जा लेकर हम वो तो हमारा ये जो हम मांगते हैं ना पैसों को रोज़ाना, हम उनके कहने पे हम कभी तालिबान को उनके हवाले भी करते हैं, कभी तालिबान की हुकूमत का साथ देते हैं, कभी तालिबान हुकूमत के मुखालिफ। जब हमारा मौक़िफ़ ना हो, जब हमारा एक स्ट्रांग मौक़िफ़ ना हो किसी भी इशू पे, तो लोग आपको अहमियत नहीं देंगे। तो आपका जिक्र फिर बयान में अमेरिका का भी होगा, और हम एक बयान रिवायती जवाब देकर के इससे काम नहीं चलता। हमें सोचना चाहिए कि हमने अमेरिका के लिए इतना किया है, अमेरिका आपके लिए क्या कर रहा है। ताहिर साहब, मेरे ख्याल से ये जो माशी कमज़ोरी है, ये पाकिस्तान को हर जगह इस किस्म के बयान बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वरना इंडिया में जिस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, मिनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक होता है, बावजूद इसके वो सब कुछ भुला करके, और वो साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है पाकिस्तान को। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को, और जो हमारी हुकूमतें रही हैं, जो इस वक्त हैं, जो इलेक्शन के बाद आएंगी, सबको ये सोचना
होगा कि इकोनॉमिक जब तक आप पावर नहीं बन, दुनिया आपकी ना बात सुनता है न मानता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।